Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम बेसिकली विवेक सिंह इकोनॉमी की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम विवेक सिंह इकोनॉमी के फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। ठीक है, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं 4 चैप्टर्स से आते हैं। ठीक है, चाहे वो इन्फ्लेशन है या मॉनेटरी पॉलिसी है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, जीडीपी है, गवर्नमेंट बजटिंग है। ठीक है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड टॉपिक्स हैं, वो इन्हीं 4 चैप्टर्स में हैं। तो हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स यानी कि फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एंड चैप्टर 2 मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने चैप्टर 3 शुरू करा है जिसकी ये फर्स्ट क्लास होने वाली है। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल इन ऑल इसमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं बैंक्स के, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सरफाइसी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बैड कंपनी जो जिसको बोलते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और कुछ एक इसमें कंसेप्चुअल नहीं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स है। ठीक है, बट क्योंकि हम पूरा ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स कर रहे हैं तो उनको भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 शुरू हो रहा है ये विवेक सिंह इकोनॉमी का। ठीक है, आज इसकी फर्स्ट क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बैंकिंग सेक्टर की अगर हम शुरुआत की बात करें, सो बैंकिंग जो है इनकी शुरुआत 18th सेंचुरी में हुई इंडिया में। 18th सेंचुरी में फाउंडिंग ऑफ इंग्लिश एजेंसी हाउस इन कैलकाटा एंड बॉम्बे से। ठीक है, इंग्लिश के एजेंसी हाउस शुरू करे गए कैलकाटा एंड बॉम्बे में, वहाँ से फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, बैंक्स की शुरुआत की गई इंडिया में। फिर 1806 में बैंक ऑफ बंगाल शुरू किया गया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, देन 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। सो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट पंचायती राज कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चली, या फर्स्ट टाइम जिस तरीके से बैंक कहाँ पे सेटअप हुआ। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट टाइम के क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये ध्यान में रखना कि सबसे पहले बंगाल में 1806 में सेटअप किया गया था। अब इसके अलावा 1921 में इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये एक जो कमर्शियल बैंक के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, यानी कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और फिर वो डिपॉजिट्स को लेंड करना टू अदर पीपल। ठीक है, तो ये नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं कमर्शियल बैंक के, ये भी करता था। और इसके साथ साथ में कुछ एक फंक्शन सेंट्रल बैंक के भी परफॉर्म करता था, ये टिल 1935। ठीक है, उसके बाद में आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के बाद में आरबीआई का सेटअप हो गया था। ठीक है, 1947 में व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 600 कमर्शियल बैंक्स वर ऑपरेटिंग इन इंडिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी बैंक्स जो उस टाइम पे थी। ठीक है, तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उनकी थोड़ी सोशलिस्ट टेंडेंसीज थी। सो देवर, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, देवर ऑफ द ओपिनियन कि ये जो बैंक्स है ये बायस्ड है टुवर्ड्स बिग कॉरपोरेट हाउसेस, और जो लो इनकम ग्रुप्स के लोग हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, या जो एमएसएमईज है, उनको लोन्स बैंक्स नहीं देती है, मतलब दे आर बायस्ड टुवर्ड्स, ठीक है, बिग कॉरपोरेट हाउसेज एंड बिग फर्म्स। ठीक है, सो बैंक्स वर बायस्ड इन फेवर ऑफ ट्रेड एंड लार्ज फर्म्स एंड अगेंस्ट एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर एंड कॉमनर्स। ठीक है, सो ये जो ओपिनियन था इट गेन्ड प्रोमिनेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जुलाई 1969 में पहली बार जो है फर्स्ट जो बैंक्स का जो राष्ट्रीयकरण है, यानी कि जो नेशनलाइजेशन है, वो 2 चरणों में किया गया, मतलब 2 वेव्स आई उसकी नेशनलाइजेशन की। तो पहली बार 1969 में किया गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट नेशनलाइज ऑल 14 बैंक्स, तो 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया जिनका एसेट साइज़ 50 करोड़ से ज़्यादा का था। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस यही था कि रैपिड ब्रांच एक्सपेंशन, ताकि ब्रांच का एक्सपेंशन किया जाए, ताकि रिमोट एरियाज़ में भी जो है वो बैंक्स की ब्रांचेस खोली जाए, ताकि जो गांव के लोग हैं उनके भी बैंक अकाउंट हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। ठीक है, चैनलिंग ऑफ क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रायोरिटीज़, तो उस टाइम पे आपको पता है 5 ईयर प्लान्स आते थे। ठीक है, तो प्लान की प्रायोरिटी क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा देना है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा देना है, उसके अकॉर्डिंग चैनलाइज किया जाए फंड्स को, इसीलिए।
फिर 1980 में सेकेंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन किया गया। इसमें 6 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, जिनका जो एसेट साइज़ था वो 200 करोड़ से ज़्यादा का था। नाउ इसके बाद में क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी उनका जो डिपॉजिट्स था वो 92% था, मतलब सिर्फ 8% डिपॉजिट थे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थे, 92% डिपॉजिट्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थे। तो इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। ठीक है, तो इन सब का पर्पस क्या था बेसिकली, ये जो नेशनलाइजेशन कर रही थी जो गवर्नमेंट, ठीक है, इन सब का पर्पस क्या था और किस तरीके से कंट्रोल किया गया बैंक्स को। सो कंट्रोल, इसका पर्पस था कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सेक्टर बिकेम इंक्रीजिंगली मोर इम्पॉर्टेंट एज अ मीन्स टू इंश्योर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रीच द पुअर थ्रू वाइडनिंग ब्रांच नेटवर्क। ठीक है, ठीक है, इसीलिए उनको कंट्रोल किया गया ताकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोगों को पैसा दिया जाए, ब्रांच एक्सपेंशन हो। ठीक है, और गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, ठीक है, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसी में नहीं, 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। ठीक है, तो मतलब जब आमदनी कम हो और खर्चा ज़्यादा हो तो उसको डेफिसिट बोलते हैं बेसिकली। तो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है उसको फंड करने के लिए, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो टारगेट थे उसको 33.3% से 40% कर दिया। जो एसएलआर की लिमिट थी वो 1960 में 25% थी और सीआरआर की 2% थी। इनको बढ़ाकर 1991 में 38.5% हो गया था और सीआरआर 15% हो गया था। तो मतलब मोर देन 50% पैसा तो बैंक को अपने पास में ही रख के रखना है। मतलब अगर 100 रुपये अगर वो जमा करवा रहा है कोई भी डिपॉजिटर, उसमें से 38, 48, 53, मतलब 53 रुपीज़ तो बैंक्स को अपने पास में रखना है, मतलब सीआरआर और एसएलआर की फॉर्म में अपने पास में रखना है, और बाकी जो बचे हुए 47 रुपीज़ है उसको वो लेंड कर सकता है। तो सोचो, बचे हुए जो 47 रुपीज़ है उनको जब लेंड करेगा तो वहाँ से उनको इतनी कमाई करनी है कि ये 53 की जो कॉस्ट है वो भी उसमें ही कंपनसेट हो जाए। ठीक है, तो सोचो कितना हाई लेंडिंग रेट उनको रखना पड़ रहा होगा, इतने हाई लेंडिंग रेट पे क्या कोई लोन ले रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो बैंक क्या हो गए ना, बहुत ज़्यादा अनप्रॉफिटेबल हो गए। ठीक है, बैंक्स क्या हो गए, अनप्रॉफिटेबल हो गए, इसीलिए कुछ कमिटीज़ का गठन हुआ बेसिकली। ठीक है, सो अभी हम 4 कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। 2 तो एम नरसिम्हन कमिटीज़ आएगी, एक कमिटी है विच इज़ हेडेड बाय नचिकेत मोर, एंड एक कमिटी है विच वॉज हेडेड बाय पीजे नायक। सो उसको पीजे नायक कमेटी बोलते हैं। ठीक है, सो ये सारी कमिटीज़ है बेसिकली, इनको किस पर्टिकुलर, इनका पर्पस क्या था आपको वो चीज़ याद रखनी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें याद तो रहता है कि हाँ ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कमिटी है, अच्छा बैंक से रिलेटेड थी ये कंपनीज, लेकिन उनका मेजर फंक्शन क्या था वो चीज़ हम भूल जाते हैं और फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो 1991 में कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम हेडेड बाय एम नरसिम्हन कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम एम नरसिम्हन कमेटी 1 सेटअप की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री एम नरसिम्हन टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड वर्किंग ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर एंड टू सजेस्ट मेजर्स टू रिफॉर्म इट। ठीक है, तो मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रोग्रेस एंड वर्किंग को रिव्यू करने के लिए इसका सेटअप किया गया, एंड किस तरीके से उनको रिफॉर्म किया जाए। अभी इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो चारों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कमिटीज़ देख लेते हैं कि कब कब आई। 1997 में एम नरसिम्हन कमेटी 2 सेटअप की गई। ठीक है, और उसके बाद में 2013 में कमिटी ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड, इसके चेयरमैन थे नचिकेत मोर, ये आई। एंड 2014 में रिव्यू ऑफ गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक इन इंडिया, इसके चेयरमैन पीजे नायक थे, तो इसको पीजे नायक कमेटी भी बोलते हैं, और यही वो कमेटी है जिसने बैंक बोर्ड ब्यूरो सेटअप किया जाना चाहिए ये रेकमेंड किया। एंड बैंक बोर्ड ब्यूरो 2022 का यूपीएससी का पीवाईक्यू है। ठीक है, अभी रिसेंटली उसको एफएसआईबी से रिप्लेस किया है, एफएसआईबी ने रिप्लेस किया है बैंक बोर्ड ब्यूरो को, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम ये चारों कमिटीज़ की बेसिकली रिकमेंडेशंस देख लेते हैं कि इन चारों कमिटीज़ ने क्या क्या रेकमेंड किया। ठीक है, सो सबसे पहले है 1991 वाली श्री एम नरसिम्हन कमेटी। तो इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले जो एसएलआर है उसको रिड्यूस करना चाहिए, 25% कर दो उसको रिड्यूस करके। डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, आरबीआई शुड रिसोर्ट टू ओपन मार्केट ऑपरेशन देन चेंजिंग सीआरआर।
ठीक है, कि सीआरआर चेंज करने की बजाय, जैसे कि 15% सीआरआर कर दिया अभी हमने पहले देखा, तो सीआरआर चेंज करने की बजाय अगर आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ करना है तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू करना चाहिए, रादर देन कि इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट कर रही है, तो इंटरेस्ट रेट्स का डी रेगुलेशन होना चाहिए। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम्स है जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, इन सबको फेज आउट करना चाहिए, और अगर फेज आउट नहीं करे हो तो रीडिफाइन करो इनको। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर के बैंक्स को सबको सेम फील्ड मिलना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी एक को मतलब बेनिफिट देगी किसी भी तरीके का। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शुड बी एस्टैब्लिश, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे जब हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम वहाँ देखेंगे कि ये कंपनी क्या होती है। और कुछ लार्ज बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए, ताकि वो जो फ्यू लार्ज बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, ताकि वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बैंक हो और इंटरनेशनल बैंक्स को कंपटीशन दे। और जो डुअलिटी ऑफ कंट्रोल है बैंक्स के ऊपर कि आरबीआई का कंट्रोल भी है, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है, इसके बजाय सिर्फ आरबीआई का कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, सो ये डुअलिटी ऑफ कंट्रोल है, इसको ख़त्म करना चाहिए। नाउ एम नरसिम्हन कमेटी 2 ने क्या बोला कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब एक तरीके से मतलब इंडिपेंडेंस सॉर्ट ऑफ ठीक है। तो जो भी रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, रेम्यूनरेशंस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, इट शुड बी इन लाइन विद बेस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस, एंड इसमें जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है उसको कम करा जाना चाहिए 33% तक, ताकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें जो उनके ओनर्स हैं, जो प्राइवेट ओनर्स हैं, उनको ऑटोनॉमी मिले। ठीक है, स्ट्रॉन्गर बैंकिंग सिस्टम के लिए लार्ज इंडियन बैंक्स को क्या करना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए। और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, मतलब गवर्नमेंट को अपना जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, ताकि उनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, एंड रिफॉर्म द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई को एक बैंक के ओनर की तरह काम नहीं करना चाहिए कि वो एक ओनर है, इट शुड वर्क एज अ रेगुलेटर। तो जो आरबीआई का जो रोल है उसको रिफॉर्म करना चाहिए। ये कुछ एक रिकमेंडेशंस थी, यू जस्ट read it twice thrice, you just keep reading it, don't try to memorize all these points। ठीक है, आप रीड करो और इवेंचुअली यू रियलाइज कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ चुकी है। ठीक है, नाउ नचिकेत मूर्स कमेटी, इन्होंने क्या बोला कि जो 18 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनका इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और आधार एक प्राइम ड्राइवर होना चाहिए बैंक अकाउंट्स के एक्सपेंशन में। ठीक है, सो आधार शुड बी द प्राइम ड्राइवर इन रैपिड एक्सपेंशन इन द नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स। एंड जैसे हम जाते हैं ना पेटीएम एटीएम में पैसा एटीएम से पैसा निकालने। ठीक है, सो जो एटीएम है उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से हम बोलेंगे एक्सेस पॉइंट, पेमेंट एक्सेस पॉइंट, जहाँ से हम पैसा ले सकते हैं। ये 15 मिनट के डिस्टेंस पे होना चाहिए, 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए। हर एक सिटीज़न के 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे एक एटीएम होना चाहिए, ताकि वो पैसा निकाल सके। ठीक है, नाउ पीजे नाइक कमेटी, इन्होंने जो रिकमेंडेशंस की वो इन्होंने कुछ जो रिकमेंडेशंस की वो अभी तक इन्होंने एक बॉडी सेटअप करने के लिए बोला था, वो क्योंकि अभी तक फोर्स में नहीं आई हैं तो वो हम नहीं करेंगे। जो एक मेनली जो इन्होंने चीज़ रिकमेंड की थी वो थी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो को सेटअप किया जाना चाहिए, एक ऑटोनोमस रिकमेंडेटरी बॉडी। ठीक है, तो इनकी जो रिकमेंडेशंस है उनको फॉलो करते हुए 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो को सेटअप भी किया गया, और 2022 में बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस कर दिया गया एफएसआईबी से। एफएसआईबी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू, अब मैं आपको बताऊंगी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो को अब इसको तो रिप्लेस कर दिया गया है एफएसआईबी से, लेकिन सिर्फ रिप्लेस किया गया है, इनके फंक्शंस दोनों के सेम है, तो हम एफएसआईबी के फंक्शंस देखेंगे क्या है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ एफएसआईबी, तो मैं सिर्फ रीड आउट कर रही हूँ, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई वेग टर्म है या कोई रॉकेट साइंस है आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके शांति से एक बार खुद भी इन पॉइंट्स को रीड कर लेना, कुछ भी मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको समझ आ जाएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। ठीक है, तो एफएसआईबी क्या करेगा, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। It will advise the government on matters relating to appointment, confirmation or extension of tenure and termination of service of board of directors.
It will help bank to develop a robust leadership plan for critical positions. It will build a data bank containing data relating to performance of public sector bank, non-banking financial institutions and its officers. It will advise the government on the formulation and enforcement of a code of conduct and ethics for managerial positions in public sector bank and non-banking financial institutions. It will advise the government on evolving suitable training and development programs for managerial positions in public sector bank and financial institutions. It will help banks in terms of developing business strategies and capital raising plan etc. इसके जो चेयरपर्सन हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. तो इसमें जो क्वेश्चन आया था बेसिकली उसमें ऐसा किया गया था कि ऐसा पूछ रखा था कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसके जो चेयरमैन है वो आरबीआई के जो चेयरमैन है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे उसके. ठीक है. सो इसके चेयरमैन जो आरबीआई के चेयरमैन है वो नहीं होंगे जी. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नॉमिनेट करेगी. ठीक है. तो आप ये सारे फंक्शंस को एक बार वीडियो पॉज करके खुद भी रीड कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो. ठीक है. कुछ भी नहीं है इसमें, बेसिक चीज़ है. ठीक है. और ना इससे क्वेश्चन बनने वाला है. ठीक है. अब देखो कुछ एक टॉपिक्स है इस चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक्स है. ठीक है. मतलब प्रीलिम्स में उनके आने के चांसेस बहुत कम है. ठीक है. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको घुमा फिरा के ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेगा. थोड़े मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस है जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक का कंसोलिडेशन मतलब मर्जर करना चाहिए नहीं करना चाहिए. ठीक है. और अगर करेंगे तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे. ठीक है. देन उसके बाद में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए. ठीक है. आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए. ठीक है. उसके अलावा आरबीआई एक्ट के मतलब जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ रहे हैं जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, बीमल जलन. ठीक है. इन सब का क्या कहना है आरबीआई के बारे में. ठीक है. उसके बाद में शुड लार्ज कॉरपोरेट्स बी अलाउड टू ओपन देयर ओन बैंक. मतलब जो लार्ज कॉरपोरेट हाउसेज है क्या उनको अलाउ किया जाना चाहिए कि वो खुद के बैंक्स खोल ले. अगर किया जाना चाहिए तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और अगर नहीं किया जाना चाहिए तो क्यों नहीं किया जाना चाहिए, उसके क्या नुकसान होंगे. ठीक है. ये टॉपिक हो गया. ठीक है. उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. ठीक है. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. सो ये कुछ एक टॉपिक्स ये है जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक्स है. ठीक है. कंसेप्चुअल मतलब कंसेप्चुअली थ्योरेटिकल टॉपिक्स है. ठीक है. मतलब इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं. ठीक है. बट कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा हो सकता है कि उनके पास विवेक सिंह इकोनॉमी नहीं हो. ठीक है. और अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि आप विवेक सिंह इकोनॉमी में पढ़ लेना तो फिर वो ना पढ़ पाए. तो मैंने क्या किया है, मैं बुक में से तो आपको नहीं पढ़ा सकती क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू हो जाएगा. तो मैंने इन सब पेजेस का प्रिंट आउट निकाल लिया है जो टॉपिक्स हमको सिर्फ रीड करने हैं. ठीक है. सो अगर आपको ये चाहिए कि हम क्लास जैसे ऐसे लेक्चर की फॉर्म में ये सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स को, क्योंकि अगर मैं इनको कराने बैठूँगी तो 40 to 45 मिनट्स ये सारे टॉपिक्स लेंगे. ठीक है. बाकी इनमें ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं. ठीक है. कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स मतलब मर्जर होना चाहिए नहीं होना चाहिए बैंक्स का. ठीक है. ये सबको समझ आ रहा है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या है ये आप पढ़ के समझ सकते हो. ठीक है. तो अगर आपको चाहिए कि हम ऐसे लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करें तो लाइक आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. ठीक है. लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हम पहले जो इसके कंसेप्चुअल टॉपिक्स है इसमें. ठीक है. जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह है उनके बारे में पहले कर ले. ठीक है. और फिर एंड में हम ये सारे टॉपिक्स देख लेंगे. ठीक है. और कर लेंगे. ठीक है. या फिर मैं क्या करूँगी, जैसे ऐसे वीडियो पॉज कर दी, आप अब इस पेज को पढ़ सकते हो. ठीक है. तो ऐसा कुछ करेंगे हम. ठीक है. तो अभी तो हम ये 5-6 टॉपिक्स छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने आपको टॉपिक भी बता दिए कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक्स है. ठीक है. और दूसरा चीज़ कि मैं इनमें कुछ भी कट शॉर्ट नहीं करना चाहती थी कि मैं आपको कुछ कटिंग करके या शॉर्ट नोट्स बना दूँ, क्योंकि थ्योरी में आप कितना कट करोगे. ठीक है. थ्योरी में आप कुछ कट नहीं कर सकते, थ्योरी तो सारी इंपॉर्टेंट है. सो आई वॉन्टेड यू टू लाइक रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस एंड यू गेट द परफेक्ट क्रक्स ऑफ इट यू नो. सो अभी तो हम इसको छोड़ते हैं और लोन्स पे आ जाते हैं. ये 5-6 टॉपिक्स के बाद में जो अगला टॉपिक है वो है कैटेगराइजेशन ऑफ लोन्स, जो इस चैप्टर का जो मेन जिसे बोलते हैं ना मेन चीज़ ही इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में पढ़ने के लिए.
तो मैंने आपको पिछले वाले जो इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बैलेंस शीट बताई थी कि एक जो बैंक है या कंपनी है वो एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है, जिसमें एक साइड में उनका एसेट होता है, एक साइड में उनकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, एसेट में वो अपने एसेट्स लिखते हैं, लायबिलिटी में वो अपनी लायबिलिटीज़ लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ एक बैलेंस शीट बनाई है आपके लिए। ठीक है, सो बैलेंस शीट किस तरीके की है कि एसेट है आपके पास कि आपने एक पर्सनल लोन दे रखा है और एक प्रोजेक्ट लोन दे रखा है अगेंस्ट कोलेटरल। पर्सनल लोन 1 करोड़ का है और प्रोजेक्ट लोन 3 करोड़ का है। लायबिलिटी क्या है कि 1 करोड़ आपका ओनर का मनी है एंड डिपॉजिट्स है पब्लिक के 3 करोड़। ठीक है, तो ये जो एसेट है जो बेसिकली लोन्स हैं, ठीक है, जो आपके पास आने वाले हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एसेट्स या तो स्टैंडर्ड हो सकते हैं या नॉन परफॉर्मिंग हो सकते हैं। स्टैंडर्ड एसेट मतलब जो जहाँ से आपको रिटर्न मिलने वाला है या मिल चुका है वो तो आपके हुए स्टैंडर्ड एसेट्स। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं, सब्सटेंशियल, डाउट एंड लॉस। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? दीज आर दोज एसेट्स फॉर विच इंटरेस्ट एंड और प्रिंसिपल हैव रिमेन ओवर ड्यू ओवर अ पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। ठीक है, मतलब 90 दिन से या तो आपने उसका ब्याज नहीं दिया या आपने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया या फिर आपने प्रिंसिपल और ब्याज दोनों नहीं दिया और 90 दिन से ड्यू चल रहा है वो। ठीक है, तो उस केस में वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। नाउ रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स क्या होते हैं? सो अंडर रीस्ट्रक्चरिंग अ बैड लोन इज मॉडिफाइड एज अ न्यू लोन। अ रीस्ट्रक्चर्ड लोन वॉज पास्ड NPA एंड इट हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू अ न्यू लोन। फॉर एग्जाम्पल, किसी बैंक ने किसी इंडिविजुअल को, ठीक है, एक लोन दिया। लोन जब दिया तब जो देने वाला है मतलब जो इशूअर जो लेंडर है और जो बोरोवर है उनके बीच में कुछ एक कंडीशंस डिसाइड हुई कि आपको ये इंटरेस्ट देना है, आपको इतने टाइम पीरियड बाद में मुझे प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना है। ठीक है, और ये सब कंडीशंस डिसाइड हुई आपकी। ठीक है, और लेकिन मान लो जो जिसने लोन लिया है अब वो अपना लोन नहीं चुका सकता। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो लोन की। आप कह रहे हो चल ठीक है, तू इतना नहीं दे सकता, तू इतने ब्याज दर पे दे दे मुझे, चल तेरे को 2 साल और दिए। ठीक है, तो ये होता है रीस्ट्रक्चरिंग करना लोन की। ठीक है, आप एक तरीके से कोई भी लोन है अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए, ठीक है, बैड लोन बन जाए, तो आप उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हो और न्यू कंडीशंस इंट्रोड्यूस कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो जैसे क्या कर रहे हो आप, या तो आप एक्सटेंड कर दोगे रीपेमेंट पीरियड को या इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दोगे। या मान लो कोई व्यक्ति है जिन्होंने आपसे लोन लिया है, आपने मान लो कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया था, आपने कंपनी को 4 करोड़ रुपए दिए थे, मान लो अब कंपनी आपको पैसे नहीं दे पा रही है तो आप वो 4 करोड़ में आप कह रहे हो कि चल मैं तुम्हारा 4 करोड़ माफ़ कर दूंगा, मुझे भी हिस्सा दे दो। ठीक है, मान लो तो उसका अगर उस कंपनी का नेटवर्थ 8 करोड़ है तो आप 50% मालिक बन जाओगे उसके, क्योंकि आपने 4 करोड़ रुपए दे रखे हैं। ठीक है, उस तरीके से आप इक्विटी भी ले सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडिंग एडिशनल फाइनेंसिंग, बट ऑफकोर्स ये कंडीशंस पहले डिसाइड होती है। प्रोवाइडिंग एडिशनल फाइनेंसिंग, ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी जो बैड लोन है उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। रीस्ट्रक्चर करने का एकमात्र मकसद यही है कि आप, ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला, कि अब उतना नहीं मिल रहा तो चलो थोड़ा तो दो कम से कम। ठीक है, अब राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ का मतलब ये है, इट मीन्स दैट द लेंडर डज नॉट काउंट द मनी यू ओ देम एज एन एसेट ऑफ द कंपनी एनी मोर एंड इट रिमूव्स इट फ्रॉम द बैलेंस शीट। ठीक है, बैंक ने किसी को लोन दिया था, भाई वो तो वापस देने का नाम ही नहीं ले रहा है एंड उसके पास कुछ भी नहीं है जिसको बैंक यूज़ कर सके, ठीक है, अपना लोन वापस निकाल सके, तो बैंक क्या कर रहा है? उसको अपनी बैलेंस शीट में से हटा दे रहा है टू मेक इट्स बैलेंस शीट लुक क्लीन। ठीक है, ताकि वो क्लीन दिखे और इन्वेस्टर्स उस बैंक में इन्वेस्ट करें। बट ऐसा नहीं है कि अब बोरोवर है वो ओ नहीं करता बैंक को पैसा, बोरोवर अभी भी ओ करता है, बट वो अपनी बैलेंस शीट से हटा दे रहा है क्योंकि अब उसको कोई उम्मीद नहीं है कि आप लोन वापस करोगे। ठीक है, सो इट मीन्स दैट द लेंडर डज नॉट काउंट द मनी यू ओ देम, ठीक है, एज एन एसेट। लेंडर नहीं मानता कि अब ये लोन मेरा एसेट है, ठीक है, क्योंकि उसको कोई उम्मीद नहीं है आपसे कि आप वापस कर दोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट पे। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब है मीन्स नॉन पेमेंट डेट व्हेन होल और एनी पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट हैज़ बिकम ड्यू
एंड पेएबल इज़ नॉट रीपेड बाय द डेटर। ठीक है, तो आपने कोई लोन लिया और आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स या कुछ भी पार्ट अगर आप नहीं उसका पे कर पा रहे हो तो मतलब वो आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया। ठीक है, सो मतलब नॉन पेमेंट ऑफ डेट। ठीक है, व्हेन होल या तो पूरा या कुछ भी पार्ट या इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे कर पा रहे हो या वो ड्यू है, तब वो डिफ़ॉल्ट के केस में गिना जाएगा। नाउ स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या होता है? बेसिकली स्ट्रेस्ड एसेट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी आएंगे, रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स भी आएंगे एंड रिटर्न ऑफ एसेट्स भी आएंगे। तो अगर आपको किसी बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स निकालने हैं तो आप उस बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स प्लस उस बैंक के रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स प्लस उस बैंक के रिटर्न ऑफ एसेट्स को सबको सम करेंगे। नाउ सिक्योर्ड डेट क्या होता है? सिक्योर्ड डेट का मतलब क्या है? मीन्स अ डेट विच इज़ सिक्योर्ड बाय एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। पहले ये दोनों समझ लो, फिर हम दोनों साथ में ठीक है समझेंगे। सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट मीन्स राइट, टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ एनी काइंड अपॉन प्रॉपर्टी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल, आप सिक्योर क्रेडिटर हो, आपने मुझे पैसा दिया। ठीक है, मैंने आपसे पैसा लिया किसी भी काम के लिए, मान लो मैंने अपने घर पे लोन लिया। ठीक है, तो मान लो इन केस मैं आपको पैसा नहीं दे पा रही हूँ तो मैंने आप मेरा जो घर है उसको एज अ कोलेट्रल रखा है आपके पास कि आप इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट आप मेरा जो घर है वो ज़ब्त कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो लोन है, क्योंकि ये अगेंस्ट अ कोलेट्रल है, मैंने आपको कोलेट्रल दिया है, तो ऐसा सा जो लोन है वो क्या कहलाएगा? सिक्योर्ड डेप्ट। क्या कहलाएगा? सिक्योर डेट, क्योंकि एक सिक्योरिटी है आपके लोन की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पैसा लेके जा रही हूँ, कुछ सिक्योरिटी नहीं रखी है, मैंने अपना घर गिरवी रखा है एक तरीके से। ठीक है, तो वो ये है सिक्योर डेट। ठीक है, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होगा? ये जो राइट मैंने आपको दिया है, ठीक है, ये जो टाइटल मैंने आपको दिया है, जो मैंने कोलेटरल रखा है, ठीक है, ये है आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो भी मैंने आपको रिटर्न एग्रीमेंट दिया है। ठीक है, जिसमें मैं खुद आपको ये चीज़ दे रही हूँ कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट आप ये चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, सो मीन्स राइट, टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ एनी काइंड अपॉन प्रॉपर्टी, कोई भी मेरी फिजिकल या फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सिक्योर क्रेडिटर, मैं आपको यानी सिक्योर क्रेडिटर को आप मतलब उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपना जो पैसा है वो निकलवा सकते हैं। नाउ जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है बेसिकली उसमें क्या है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी कि वो राइट आपको दिया जाएगा ओवर सिक्योर्ड एसेट्स। ठीक है, एंड ये किसको दिया जाता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर को। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है? जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर राइट है जिसका। ठीक है, सो सिक्योर्ड एसेट्स क्या है? प्रॉपर्टी ऑन विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो सिक्योर्ड एसेट ऑन विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। नाउ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है? एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है विद आरबीआई। इट विल बाय बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक, relieving them of NPA. After the stressed asset is sold, the concerned bank receive the cash for it in parts. For example, कि जो SBI है उन्होंने हज़ार करोड़ का लोन दिया किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, तो वो व्यक्ति अब वापस नहीं दे रहा वो 1000 करोड़ रुपए, तो SBI क्या करेगा? वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, ARC को अपना ये लोन बेच देगा। अब आप कहेंगे कि कोई भी कंपनी ऐसा लोन क्यों खरीदेगी जिसका वापस आने की बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है? तो ठीक है, क्योंकि इनको बनाया ही इस काम के लिए गया है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, इसीलिए खरीदेगी ये। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये SBI से जब खरीदेगी तो पूरे 1000 करोड़ रुपए उसको दे देगी। ठीक है, ये डिस्कशन करेंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी देखेगी कि ये कितना पैसा निकाल सकती है। ठीक है, तो मान लो इसने 300 करोड़ देखा कि 300 करोड़ निकाल सकती है, तो ये 300 करोड़ SBI को देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा 300 करोड़ एक बार में देगी। सॉरी, तो पहले 15% देगी ये और उसके बाद में मतलब इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में ये 300 करोड़ दे सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार में इसको ये 300 करोड़ देना है। ठीक है, तो ये वैसे हम आगे पढ़ने वाले थे, बट मैंने अभी आपको बता दिया कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किस तरीके से काम करती है। तो अ कंपनी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, इट विल बाय बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड रिलीविंग देम ऑफ। इससे क्या होता है ना, बैंक की बैलेंस शीट्स क्लीन हो जाती है। ठीक है, ताकि वो और इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, so relieving them of non-performing assets, and after the stressed asset is sold, the concerned bank receive the cash for it in parts.
नाउ एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? इट मीन्स एक्विजिशन ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एनी डेट, लोन, एडवांस फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ लोन। तो ये जो ARC है, ये किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये जो लोन खरीद रही है बेसिकली, इसी को एसेट रिकंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं रिकवरी ऑफ लोन्स के लिए। नाउ सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन होता है एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय एन ARC फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग सच एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो ARC राइट और इंटरेस्ट, यानी कि राइट और इंटरेस्ट मतलब ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट ये भी खरीद सकती है या फिर वो पूरा डेट भी खरीद सकती है। ठीक है, तो ARC है, या तो वो ये राइट ये सब टाइटल खरीद लेगी या फिर वो पूरा डेट भी खरीद सकती है, जैसे उसने 1000 करोड़ रुपए का जो SBI का लोन था वो खरीद लिया उस तरीके से। ठीक है, नाउ यस, अब हम पढ़ेंगे बट आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो अभी हमें इसमें सरफाइसी एक्ट पढ़ना है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में तो इसमें ज़्यादा नहीं है, हाँ ठीक है, उसके बाद में ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा ये 2-3 टॉपिक्स है इसमें, बेसिकली इसमें वो जो ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स है ना, ये इन्होंने इस चैप्टर को लेंदी बना रखा है। वैसे इसमें मेनली तो ये एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, सो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है एंड यू फील लाइक दैट दिस सीरीज़ डिज़र्व्स मोर व्यूअर्स, तो आप ये शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, इन सभी लेक्चर्स के, जो भी लेक्चर्स इस चैनल पे अवेलेबल है, तो मैं अपना जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। And yes, thank you so much for watching.